ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरफ से बनाकर एक अफवाह जनता में फैला दी कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है और वो अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों, ये खबर पेट्रोल में लगी हुई आग की तरह पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा कि यार, ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने एक जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर हमें राजा के अगेंस्ट खड़े होकर विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा, क्यों ना सरकारी भवनों में रखे हुए हथियारों को जबरदस्ती लूट लेते हैं, और लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने कई लोगों की तादाद में मिलकर बासील किले की जेल को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बासील जेल का जो कमांडर था वो हथियारों की इस लड़ाई में मारा गया और वहां उस जेल के हथियारों के साथ साथ वहां के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। दोस्तों, वो बात अलग है कि वहां पर 7 ही कैदी थे और इन सब ने मिलकर बासील किले को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती इलाकों में कई सारी लड़ाइयां हुई हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगी। बाद में फ्रांस के राजा को ग्लूटीन से सर काटकर मार दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सदी में। तो दोस्तों, चलते हैं फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो दोस्तों, ये बात है 1774 की, जब भूर्मो राजवंश का लुइस 16 नामक राजा राजगद्दी पर बैठा। जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्धों के कारण उसके महल का खजाना खाली पड़ा हुआ था और बर्सेल के महल की शानो सौगात बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत तो थी ही। और लुइस 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे से भी अधिक कर्ज हो चुका था और 2 बिलियन लिब्रों का कर्ज पहले से था। अब जो कर्जदार थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। इधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों को चलाने का खर्च, इन सब की चिंताएं फ्रांस के राजा को सताने लगी। तो जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी, मतलब जिसमें राजा और राजा का परिवार आता था। और थर्ड था जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर थे, किसान थे, मजदूर थे। इस तरीके के लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में से 90% किसान थे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, बल्कि ये तो नाम के ही किसान थे। 60% जमीन तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास थी, और जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ही लोगों के पास जमीन होती थी, जो कि काफी ज्यादा अमीर होते थे। अब दोस्तों, जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वो चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को सारे के सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। जैसे कि जो टैक्स किसानों के द्वारा चर्च में जाता था उसे हम टिथ कहते थे। ये टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता था और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। और तो और दोस्तों, राजा ने रोजाना उपयोग में आने वाली सामग्री पर भी टैक्स स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि तंबाकू, नमक। तो दोस्तों, इस प्रकार राजा ने महल के सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए थे और राजा उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। और उसे भरते कौन थे? मात्र थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़ और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। अब आप खुद ही सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार तो उतनी ही थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों को ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे, उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया था, बल्कि काफी बड़ा रिवॉल्ट किया था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना पैसा था और ना ही लोगों के पास एजुकेशन थी। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, लोग एजुकेट होते जा रहे थे, उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे। तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अब जो एजुकेटेड लोग थे, उनका मानना ये था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके समाज में क्या योग्यता है, इस आधार पर मिलनी चाहिए। ऐसे ही जॉन लॉकी और जॉन जैक रूसो नाम के दो फिलोसफर थे। इनका भी यही मानना ये था कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सबको फ्रीडम हो और सारे के सारे कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। इसके ऊपर जॉन लॉकी ने अपनी किताब टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट में भी मोनार्ची गवर्नमेंट का जम के विरोध किया था। अब दोस्तों, टैक्स तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ऊपर से महंगाई भी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जनता राजा पर भड़क गई और यहीं से शुरू हुआ एक रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि लुईस 16 का खजाना खाली हो चुका था, कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी और उसको चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिए थे। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर नए टैक्सों के प्रपोजल्स पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट जनरल क्या होती थी। तो दोस्तों, स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि ये मीटिंग कब बुलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 3300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और जो थर्ड स्टेट था उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब दोस्तों, इस सभा में किसानों तथा कारीगरों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि 4000 पत्रों में अपनी शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। लेकिन दोस्तों, असेंबली के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को केवल एक एक वोट डालने का ही अधिकार था। पर अब की बार क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी की पूरी असेंबली वोटिंग करे, केवल 3 ही वोट पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लुईस 16 था उसे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने इस थर्ड स्टेट के प्रपोजल को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो निराश होकर असेंबली के बाहर चले गए, और यही सभी लोग 20 जून को बरसाए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें राजा के पास कम पावर हो, तब तक हम सब लोग मिलकर स्ट्रगल करते रहेंगे और राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। दोस्तों, उस असेंबली के 2 लीडर बनाए गए। पहला था मिराबू और दूसरा था एबीसीएस। इन दोनों ने असेंबली को लीड किया। दूसरी तरफ फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की जो अधिकतम फसल थी वो मारी गई। लोगों में भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि औरतों ने जबरदस्ती खाने पीने की चीजों को दुकानदारों से छीन लिया। ये देखकर राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि तुम शहर में प्रवेश करो। जैसे ही सेना ने शहर में प्रवेश किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। फिर क्या था दोस्तों, तो लोगों की भीड़ ने 14 जुलाई को बासील के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि गांव-गांव में अफवाह फैल रही थी कि राजा ने किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है। अब टैक्सों की आग तो पहले से ही लगी हुई थी, अब लगी हुई आग पर राजा की अफवाह ने पेट्रोल का काम और कर दिया, जिससे किसानों ने गांव के सरकारी अन्य भंडारों को लूट लिया और साथ में टैक्सों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया। आखिर में विरोधी प्रजा की ताकत का अंदाजा लगाकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या चाहती थी कि राजा की पावर लिमिटेड कर दी जाए। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें फर्स्ट स्टेट के लोगों से कहा गया कि आप चर्च के नाम पर जो जमीन लिए हुए हैं उसे वापस कर दें, और जो चर्च में फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी कि धार्मिक टैक्स टिथ को बंद कर दिया जाए। जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिबरों का फायदा हुआ। अब धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, जिसमें राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया था और साथ में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। पहली वो होती है जो कानून बनाती है,
दूसरी वो होती है जो ये देखती है कि जो ये रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और तीसरी वो होती है अगर कोई रूल्स फॉलो ना करे तो उसे सजा देने का काम कौन करती है? जुडिशरी करती है। अब दोस्तों देखते हैं कि 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था। तो जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 28 मिलियन। उसमें से 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे और जिन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। इसके अंदर वो लोग आते थे जो कि मेल हो और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो गवर्नमेंट का टैक्स भी भरते हो। और 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्हें फ्रांस में पैसिव सिटीजन्स कहते थे, जो कि वोट नहीं डाल सकते थे, जैसे कि बच्चे, औरतें और वो लोग आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो। अब जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट डालकर एक जज चुनते थे और साथ में 500 इलेक्टर्स चुनते थे। अब जो 500 इलेक्टर्स थे उन्हीं में से 745 मेंबर नेशनल असेंबली के लिए बनते थे।